हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कार्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्य के बारे में। देखिए दोस्तों, कार्य कार्य क्या होता है? जैसे अपन अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे खाना बनाना है, और जैसे पढ़ना है, कोई टेबल को, किसी भी गाड़ी को धक्का देना है। तो सारी क्रियाएं करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी भी वस्तु को बल लगाकर उसकी स्थिति में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अगर अपन कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो उसको अपन बल लगाकर उसको गतिशील या उसको गति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको अपन बल लगाकर उसको विरामावस्था में ला सकते हैं। वही अपना क्या होता है? कार्य होता है। तो देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं कार्य के बारे में, परिभाषा के बारे में। तो देखिए, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर कार्य क्या होता है? कार्य अपना किसी भी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन या वस्तु के गतिशील वेग में परिवर्तन करना क्या होता है साथियों? कार्य होता है। कार्य क्या है? किसी भी वस्तु पर अपन बल लगाकर उस वस्तु की विरामावस्था में उसको परिवर्तन कर सकते हैं, उस वस्तु के वेग को अपन बदल सकते हैं। यही अपना क्या है? कार्य। लेकिन दोस्तों, अगर मैं एक वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य की बात करूं तो कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे देखिए, ये मेरा कार्य, अगर मैं कार्य की बात करूं तो आप कार्य क्या होगा? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य की यहां पर एक दूसरी शर्त यह भी है कि कार्य के लिए अपने पास में क्या होना आवश्यक है? विस्थापन। क्या होना आवश्यक है? विस्थापन है। अगर माना कि आपने बल लगाया है लेकिन उस बल के साथ में वो वस्तु विस्थापित नहीं हुई है, उस वस्तु ने दूरी तय नहीं की है, इसका मतलब आपका कार्य है वो नहीं होगा। आपका कार्य नहीं होगा। जैसे माना कि आप बात कीजिए, माना कि ये दीवार है और इस दीवार को मैं धक्का लगा के परेशान हो गया हूं, लेकिन दीवार की दिशा में कोई विस्थापन नहीं हुआ, दीवार नहीं हिली है, अपनी एक ही स्थिति पर है, तो मेरा कार्य शून्य होगा। तो मेरा कार्य कितना होगा? शून्य होगा। अगर माना कि मैं कोई भी वजन लेके, थोड़ा ज़्यादा वजन लेके खड़ा हूं, मैं पसीने से पूरा भीग गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, लेकिन क्या मेरा कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं हो रहा है। जिस वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं हो रहा है उस वस्तु के अंदर कार्य बिल्कुल नहीं होगा। आप वजन लेके खड़े हो, भले ही खड़े हो, 2 घंटे से खड़े हो, लेकिन आपका कार्य है वो शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति के अंदर कोई भी विस्थापन है वो नहीं हुआ है, कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है। तो कार्य के लिए क्या आवश्यक है? बल के साथ में विस्थापन होना आवश्यक है। जैसे देखिए दोस्तों, आपके पास में एक ट्रॉली है। क्या है? ट्रॉली है। आप इसको खींच रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। आपने बल लगाया और बल के दिशा में इसका क्या हुआ? विस्थापन हुआ। अब यहां पर कार्य होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रॉली को आप खींच रहे हैं, इस ट्रॉली के अंदर क्या हुआ? विस्थापन हुआ है। इस ट्रॉली ने अपनी दूरी तय की है, इसका मतलब यहां पर आपका कार्य होगा। आप माना कि 20 किलो वजन को उठाकर यहां से 5 मीटर दूरी आपने तय की। बताओ कार्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कार्य होगा। क्यों? क्योंकि इस वस्तु की विस्थापन हुआ, आपने विस्थापन तय किया, आपने दूरी तय की, इसका मतलब वहां पर कार्य हुआ है। वजन लेके खड़े हो, कार्य नहीं होगा। दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कार्य भी शून्य होगा, आपका कार्य नहीं होगा। तो कार्य के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप बल लगा रहे हो तो बल की दिशा में विस्थापन होना आवश्यक है। विस्थापन के बिना आपका कार्य वो शून्य माना जाएगा। तो देखिए, बल, फोर्स W, वर्क F इंटू बल की दिशा में विस्थापन। एक फॉर्मूला अपने पास में ये आ गया, W बराबर FS। W बराबर FS। F अपना क्या है? यहाँ पर बल है। S क्या है? विस्थापन। क्या विस्थापन के बिना कार्य हो सकता है? बिल्कुल कार्य नहीं हो सकता, कार्य आपका शून्य माना जाएगा। अब देखिए, माना कि आपके पास में कोई भी बक्सा है। क्या है? कोई भी बक्सा है, 5 kg का बक्सा है। दूसरा बड़ा बक्सा जिसका वजन है
10 kg, इसको भी आप 5 मीटर दूर ले जा रहे हैं, इसको भी आपने 5 मीटर दूर ले जा रहे हैं, बताओ कार्य होगा? बिल्कुल कार्य होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप विस्थापन कर रहे हैं, इसका विस्थापन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्य होगा। लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यह है कि कौन से बक्से के अंदर या कौन सी स्थिति में आपका कार्य वो ज़्यादा होगा? आपका कार्य ज़्यादा होगा जहाँ पर आप ज़्यादा बल लगा रहे हैं, वहाँ पर आपका कार्य भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो संभव है 5 किलो के बक्से को आप आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन 10 किलो के बक्से को आप थोड़ा आपको ले जाने के लिए थोड़ा अधिक बल की आवश्यकता होती है, तो इस कारण यहाँ पर आपका कार्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपका कार्य क्या होगा? स्थिति ए की तुलना में स्थिति बी में कार्य क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब देखिए, माना कि हाँ ये आपके पास में कोई भी वस्तु है, कोई भी क्या है? वस्तु है, आप उसको इस तरफ खींच रहे हैं, ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? फोर्स। ये माना कि आप इसको इस तरफ खींच रहे हैं और इस तरफ वस्तु गति कर रही है, ये आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ये आपका क्या हो गया? विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, आपका बल लगाने की दिशा और विस्थापन, वस्तु के विस्थापित होने की दिशा के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को अपन क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। और यहाँ पर देखिए आधार बट्टे लंब, तो अपना क्या हो जाएगा? लाल बट्टा कका से या अपना क्या हो जाएगा? कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस साइन कोस, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे और ये अपना हो गया कर्ण, तो ये अपना क्या हो गया? कोस थीटा। तो कहने का मतलब जो बंद बनेगा, सॉरी जो कोण बनेगा, इसको अपन क्या नाम देंगे? कोस थीटा। तो यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर F.H कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला अपने पास में ये है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना कार्य धनात्मक में, कार्य धनात्मक है, लेकिन कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होगा? जब बल और जो विस्थापन उनकी दोनों की दिशा क्या हो? अलग अलग हो। माना कि आप इस वस्तु को इस तरफ खींच रहे हैं, लेकिन माना कि इस वस्तु को आप इस तरफ खींच रहे हैं और ये इस तरफ आ रही है, इसका विस्थापन भी एक ही तरफ है, तो आपका कार्य किस तरफ होगा? क्या होगा? धनात्मक। अर्थात बल और विस्थापन की दोनों दिशा एक ही दिशा दोनों की, तो आपका कार्य वो धनात्मक माना जाएगा। लेकिन इधर देखिए एक छोटा बालक है और इधर एक बड़ा बालक है। अब इसको धक्का लगा, बताओ वस्तु कहां पर आएगी? वस्तु सीधी सी बात है, क्योंकि बल ज्यादा लगा रहा है तो वस्तु इस तरफ विस्थापित होगी। लेकिन ये जो बालक धक्का लगा रहा है, इसका भी बल है, तो इस बालक की तुलना में यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बक्सा है वो इस तरफ आ रहा है, ये बल इस तरफ लगा रहा है, इसका मतलब दोनों की दिशा क्या होगी? उल्टी हो गई। बल जा रहा आपका इस तरफ, लेकिन वस्तु विस्थापित इस तरफ हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। गाड़ी के अंदर जो ब्रेक लगाए जाते हैं, वो ब्रेक गाड़ी की दिशा के अंदर विपरीत दिशा में लगते हैं, इसका मतलब वहां पर भी आपका कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आप चलती हुई गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, अचानक गाड़ी नहीं रुक रही है, आपकी सामने गाड़ी आ रही है और आप धक्का लगा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर भी आपका कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपके बल लगाने की दिशा और उस वाहन की जो विस्थापन की दिशा है वो दोनों ही क्या है? विपरीत है, तो वहां पर भी अपना कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? माना कि ये मेरे पास में कोई भी गाड़ी है, क्या है? कोई भी गाड़ी है, ठीक है। अब मैं इसको धक्का लगा रहा हूं इस तरफ, बल हो गया, मैं इसको इस तरफ धक्का लगा रहा हूं, लेकिन गाड़ी की विस्थापन की दिशा है वो इस तरफ है। क्या है? विस्थापन की दिशा इस तरफ है, इसका मतलब इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बना? 180 डिग्री का। अगर अपन बात करें यहाँ पर लिखें कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। कितना मान होता है? -1। इसका मतलब माइनस यह प्रदर्शित करता है कि हमारा जो कार्य होगा वो कार्य किस में होगा? ऋणात्मक होगा। हमारा कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आगे अपन कार्य के बारे में थोड़ी देर मात्रक की बात करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात की कि कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब अपन कार्य की मात्रक के बारे में बात करते हैं। कार्य का मात्रक जूल है, वो कैसे आता है? कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है, तो अर्ग कैसे आता है? उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वर्क बराबर बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। विस्थापन को अपन किस में लेते हैं? मीटर में। किस में लेते हैं? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? अपना जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल।
इसका मतलब यह है कि कार्य का मात्रक क्या आया अपने पास में, जूल आया। क्या आया, जूल आया। अगर देखिए मैं 1 जूल की परिभाषा लिखता हूँ, मुझे 1 जूल की परिभाषा चाहिए, तो मैं 1 जूल की परिभाषा किस प्रकार दे सकता हूँ। देखिए ध्यान से, 1 जूल क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो उस वस्तु का कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। देखिए इसको अपन लिखते हैं, किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन, किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो कार्य कितना होगा, हमारा कार्य है वो 1 जूल होगा। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु पर मैं 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित करता हूं, इसका मतलब यहाँ पर कार्य कितना होगा, जूल होगा। देखिए दोस्तों, जूल है वो कार्य का थोड़ा बड़ा मात्रक है, लेकिन अगर अपन कार्य के छोटे मात्रक की बात करें तो देखिए छोटा मात्रक क्या हो सकता है, मैं बल का मात्रक न्यूटन लिया, विस्थापन का मात्रक मैंने क्या लिया, मीटर लिया। तो अगर बल को मैं लूँ डाइन में, बल का मात्रक क्या लूँ मैं, डाइन लूँ, और अगर विस्थापन में मीटर के स्थान पर मैं क्या लिखूँ, सेंटीमीटर। तो देखिए न्यूटन बल का बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक डाइन, डाइन भी बल का ही मात्रक है। अगर मैं विस्थापन को मीटर के स्थान पर क्या लिखता हूँ, सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो मेरा मात्रक क्या आएगा, अर्ग आएगा। क्या होगा, अर्ग। अर्ग, ये अर्ग क्या आ गया है, कार्य का मात्रक आ गया। तो अर्ग क्या है, कार्य का छोटा मात्रक है। अर्ग क्या है, कार्य का छोटा मात्रक है। अगर मैं बात करूं कि 1 जूल के अंदर अर्ग की संख्या, क्या बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं 1 जूल के अंदर अर्ग की संख्या, तो देखिए 1 जूल बराबर देखिए 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 की घात 2, 10 का स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मैंने इसको 10 की घात 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये किस में है, अर्ग में है। 10 की घात 5 और 10 की घात 2 आधार समान, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अपने पास में कितने अर्ग आगे, 10 की घात 7 अर्ग। अपने पास में कितने अर्ग आगे, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की घात कितनी होती है, 7 अर्ग होती है, ठीक है। ये तो अपने पास में होगी कार्य परिभाषा, मात्रक, छोटा मात्रक, अर्ग, जूल, अर्ग, इनकी बात होगी। थोड़ी सी अगर बात करते हैं, माना कि कोई भी मुझे कार्य करना है, क्या करता हूँ, कोई भी मैं कार्य करता हूँ, किसी भी वस्तु को मैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर उठाता हूँ। क्या करता हूँ, किसी भी वस्तु को मैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाता हूँ, तो मुझे कार्य कितना होगा, उस कार्य की गणना करने के लिए अपन फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं mgs। ध्यान दीजिए, m क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान। आपने जो वस्तु ऊपर की ओर उठाई है, जिस वस्तु को आपने ऊपर की ओर फेंका है, उस वस्तु का भार कितना है, वो अपन किस में लेंगे, m के अंदर। g गुरुत्वीय त्वरण, g अपना क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, 10 का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर h क्या है, अपनी ऊंचाई, s क्या है यहाँ पर, अपनी ऊंचाई। आपने उस वस्तु को ऊपर फेंका, वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर गई, तो ये इस फॉर्मूले के द्वारा अपन किसी भी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, या किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, या किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपन कोई कार्य करते हैं, तो उसके अंदर कार्य की गणना करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W बराबर mgs।
W बराबर mgs। अपन इसी फॉर्मूले पर आगे एक एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे अपन को आसानी से ये जो फॉर्मूला अपन को समझ में आ जाएगा। अब देखिए अपने पास में एक क्वेश्चन है जिस पर देखो क्या कह रहा है कि एक मशीन 40 किलो की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो उस मशीन द्वारा किए गए कार्य की गणना। ध्यान दीजिए, एक वस्तु 40 किलो की वस्तु को ऊपर की ओर ले जाती है, इसका मतलब वो गुरुत्वीय बल के क्या होगी, विरुद्ध होगी। और अपन ने बात की थी अगर कोई भी वस्तु गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करती है, इसका मतलब उस वस्तु के अंदर अपन को कार्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mgs, जहां पर m क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और s क्या है अपना ऊंचाई। तो देखिए तीनों मान अपने इसके अंदर दिए हुए हैं, आसानी से इसको अपन सोल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए g क्या है, नियतांक राशि है जिसका मान अपन को क्वेश्चन के पास में दिया हुआ होगा कि अपन को g का मान 10 लेना है या फिर 9.8 यूज करना है, वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो अपन को यहाँ पर 9.8 यूज करना। देखिए क्या करेंगे, इसको अपन 40 किलो की वस्तु अर्थात उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया 40 किलोग्राम, s ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, अर्थात उस वस्तु को 10 मीटर ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, कार्य। g का मान देखो ये रहा अपने पास में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला ये रहा अपने पास में फॉर्मूला, तो W बराबर mgs बराबर m का मान अपने पास में है 14 40, g का मान 9.8 इंटू हाइट कितनी अपने पास में 10। अब इसको अपन को मल्टीप्लाई करके अपन को आंसर निकालना। तो देखो क्या करेंगे, जैसे ही अपन पॉइंट को हटाएंगे बटों में क्या लिख सकते हैं 10। तो देखिए ये मैंने पॉइंट हटाया तो मैंने क्या लगा दिया 10 लगा दिया, 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 98 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे से 14 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 3920। ये अपने पास में क्या है जूल है। देखो अगर आप 98 का मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ में तो आपका आंसर कितना आएगा 3920। ये अपने पास में आंसर आया जूल के अंदर। अगर आप बड़ी राशि है जो मान बड़ा है तो उसको किलो जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग दोगे 1000 का। ध्यान देना जहाँ पे शब्द यूज होता है किलो तो वहाँ पर आपको भाग देना 1000 का। तो जैसे ही आप 3920 के अंदर 1000 का भाग लगाओगे तो आपकी जो भी राशि आएगी वो किलो जूल के अंदर बदल जाएगी। तो अपना आंसर आएगा 3.92 किलो जूल। अपना आंसर क्या है 3.92 किलो जूल। अब देखिए अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक मशीन 40 किलो की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई की ओर ले जाती है, ठीक है। तो उस मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना है 3920 या फिर 3.92 क्या है अपने पास में जूल। ये अपना क्या हो गया कार्य हो गया। जूल कहाँ से आया, जूल क्या है कार्य का मात्रक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वो गति करती है तो वहाँ पर अपना फॉर्मूला लगेगा mgs। इसके माध्यम से अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यह मान आपको 9.8 की जगह 10 भी दिया हो सकता है, तो वहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे अपन बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, ठीक है। आज यही, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।